किसी गांव में धनीराम नाम का एक बड़ा सेठ रहा करता था। उसके 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राघव, मंझले बेटे का नाम माधव और सबसे छोटे बेटे का नाम आरव था। तीनों ही कामचोर और एक नंबर के आलसी थे। धनीराम बूढ़ा हो चला था और चाहता था कि उसके बेटे उसका काम धंधा संभाल ले, ताकि वो तीर्थ यात्रा पर जा सके और अपने अंतिम समय को प्रभु की भक्ति में बिता सके। पर ना तो उसके बेटों के अंदर काम करने की इच्छा थी और ना ही इतनी बुद्धि। एक दिन धनीराम अपने तीनों बेटों राघव, माधव और आरव को बुलाकर कहता है, मेरे बेटो, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, बीमार भी रहने लगा हूँ। क्या पता कब भगवान को प्यारा हो जाऊं। ये सुनकर उसके तीनों बेटे दुखी होकर रोने लगते हैं। पिताजी, आपको कैसे पता कि आप भगवान को प्यारे होने वाले हैं? आपके तो अभी पूरे बाल भी नहीं सफेद हुए। आप इतनी जल्दी कैसे मर सकते हैं? धनीराम अपने बेटों की बेवकूफी पर सर पीट लेता है। तभी उसका छोटा बेटा, जो थोड़ा समझदार था, वो कहता है, ऐसी बात मत कहिए पिताजी। भगवान आपको लंबी उम्र दे। कहिए आप हमसे क्या कहना चाहते हैं, कहिए ना। देखो बच्चों, मैंने पूरी जिंदगी बड़ी मेहनत से काम किया, इतना बड़ा घर बनवाया। तुम तीनों बहुत छोटे थे तब, जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से चल बसी। मैंने काम के साथ साथ तुम तीनों की परवरिश भी की। तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तीनों बेटों में से एक बेटा बोल पड़ता है, जी पिताजी, आपने हमारा बहुत ध्यान रखा। मैंने तुम सबको पढ़ाया लिखाया ताकि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, लेकिन तुम तीनों मेहनत और काम से इतनी दूर भागते हो कि आज तक तुमने ना तो कोई नौकरी ढूंढी, ना ही मेरे किसी काम में हाथ बटाया। तीनों बेटे चुपचाप खड़े सुनते हैं। अब तक अकेले ही मैंने सब कुछ संभाल रखा था, पर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इतना बड़ा व्यापार अकेला नहीं संभाल सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल से तुम तीनों मेरे साथ दुकान पर चलो और काम में मेरा हाथ बटाओ, ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिले। ठीक है पिताजी, हम कल से आपके साथ चलेंगे। हाँ पिताजी, पहले आप हमें थोड़ा समय अपने साथ काम करने दीजिए। फिर जब सारे काम हमारी समझ में अच्छी तरह से आ जाए, तो आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धनीराम को अपने बेटों की बात पसंद आती है। उस दिन से वो अपने तीनों बेटों को अपने साथ दुकान पर ले जाया करता और सारा काम ध्यान से समझाया करता था। धनीराम के तीनों बेटे बड़ी मेहनत से काम करने लगे। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन सेठ जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है, तो वो घर पर आकर आराम करने लगते हैं। उनके तीनों बेटे अकेले काम देख रहे थे। तभी धनीराम के मन में एक विचार आता है। मेहनत तो तीनों कर ही रहे हैं, पर इनमें सबसे ज्यादा योग्य जो होगा, सारा काम उसी को सौंप दूंगा, ताकि वो व्यापार को और आगे ले जाए। क्योंकि व्यापार चलाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, अच्छी अकल भी होना जरूरी है। लेकिन इस बात का पता कैसे चले कि मेरे किस बेटे में कितनी समझदारी है कि वो मेरे ना रहने पर भी सारा व्यापार अच्छे से चला सके और अपने साथ साथ अपने बाकी भाइयों का भी ध्यान रख सके। ये सोचकर धनीराम चिंता में पड़ जाता है। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझता है। वो कहता है कि क्यों ना मैं तीनों की परीक्षा लूं। जो उसमें सफल हो जाएगा, सारी जिम्मेदारी वो उसे सौंप देगा और तीर्थ यात्रा पर चला जाएगा। शाम होने पर जब तीनों भाई दुकान से लौटकर घर आते हैं, तो धनीराम उन्हें अपने पास बुलाकर कहता है, देखो बच्चों, कल मैं व्यापार के काम से शहर जा रहा हूँ, पर जाने से पहले तुम तीनों को एक काम सौंप रहा हूँ। कैसा काम पिताजी? देखो बच्चों, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ और चाहता हूँ कि तुम तीनों उन पैसों से अपने अपने कमरों को किसी भी चीज से अच्छी तरह भर लो। कमरे का कोई भी कोना खाली न रहे, पर हाँ, इसके लिए तुम्हारे पास 1 दिन तक का समय मिलेगा। और ये कहकर वो उन तीनों के हाथ में 10-10 हजार रुपए रख देता है और शहर चला जाता है। क्या मतलब है पिताजी का? उन्होंने हमें किस लिए अपना कमरा भरने को कहा है? हाँ भैया, समझ में नहीं आया।
वो क्या चाहते हैं? उन्होंने जब हमसे कुछ करने को कहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। पिताजी एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति हैं, इसलिए वो कोई भी काम बिना किसी कारण के नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने हमें ऐसा करने के लिए क्यों कहा, इस पर ज्यादा सोचने के बजाय जो काम करना है उस पर विचार करना चाहिए। उसकी बात से दोनों बड़े भाई सहमत हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। राघव पैसे लेकर बाजार जाता है और चारों तरफ ढूंढने लगता है और काफी देर बाद उसे रुई की दुकान दिखती है और वो खुश हो जाता है। वो दुकानदार से पूछता है, भाई ये रुई कितने की होगी? 1000 रुपए की बोरी। मुझे 10 बोरियां दे दो। और वो उन रुई की बोरियों को अपने कमरे में रख देता है जिससे कमरा भर जाए। पर ये क्या, कमरा तो अभी भी भरा नहीं है। वो उदास हो जाता है क्योंकि उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे और कमरा फिर भी नहीं भरा था। उधर धनीराम का दूसरा बेटा माधव भी बाजार से बहुत ढूंढकर सूखी हुई घास के गट्ठर खरीद कर लाता है, ये सोचकर कि उनसे वो अपना पूरा कमरा भरकर पिताजी को खुश कर देगा। पर उसका अनुमान भी गलत साबित होता है। सब तरफ घास फैलाने के बाद भी कमरा नहीं भर पाता और वो भी दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपने गांव के अलावा आसपास के सभी गांव से भी दोगुनी कीमतों पर घास खरीद कर लाया था ताकि वो किसी तरह कमरे को भर सके। फिर भी वो सफल नहीं हो पाया था। इसी बीच धनीराम का तीसरा बेटा आरव अपने पिताजी और दोनों बड़े भाइयों के मौजूद ना होने पर भी पूरी दुकान के काम को अकेले संभालता है। उसके दोनों बड़े भाई अपने अपने कमरों को भरने की कोशिश में जुटे थे, इसीलिए उस दिन दोनों में से कोई भी दुकान पर नहीं आया और सब कुछ उसे अकेले ही देखना पड़ा था। दुकान का काम खत्म करने के बाद शाम को घर जाते हुए रास्ते में वो अपने कमरे को भरने के लिए कुछ चीजें खरीदता है। शाम को तीनों बेटे अपने अपने कमरों के बाहर बैठे पिताजी के लौटने का इंतजार करते हैं। तभी धनीराम वापस लौट कर आता है और अपने बेटों को बुलाकर पूछता है, देखो बच्चों, सुबह घर से जाते समय मैंने तुम तीनों को 10-10 हजार रुपए दिए थे और तुमसे कहा था कि उन पैसों से कोई ऐसी चीज खरीदना जिससे तुम्हारा पूरा कमरा भर जाए। सही है ना? हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कहा। तो चलो, मैं बारी बारी से तुम तीनों का कमरा देखना चाहता हूँ। धनीराम सबसे पहले बड़े बेटे के कमरे में जाता है और उसके कमरे में रुई की कुछ बोरियां देखकर निराश हो जाता है क्योंकि कमरा पूरा भरा नहीं था। पिता का उतरा हुआ मुंह देखकर बड़ा बेटा कहता है, रुई का दाम बहुत बढ़ गया है पिताजी, इसलिए थोड़ा कम पड़ गया, वरना पूरा कमरा भर जाता। धनीराम बिना कुछ कहे दूसरे बेटे के कमरे में चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि सब तरफ घास ही घास बिखरी पड़ी है। पूरा कमरा उथल पुथल हो रखा है। वो अपने बेटे की तरफ देखकर कहता है, मेरे बेटे, मैंने पूरा कमरा भरने को कहा था, पर ये तो अभी भी आधा ही भरा लग रहा है। पिताजी, मैंने अपने गांव के साथ साथ दूसरे गांव से भी घास खरीदी, पैसे भी ज्यादा दिए, पर इससे ज्यादा घास मिली ही नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इसके बाद धनीराम सबसे छोटे बेटे आरव के कमरे में जाता है। वहां जाकर उसका मन प्रसन्न हो जाता है। पूरा कमरा साफ सुथरा था और दीपक की रोशनी से जगमगा रहा था। छोटा बेटा अपने पिता को देखकर नमस्कार करते हुए पीने के लिए पानी देता है और बैठने को कहता है। धनीराम खुश होकर कमरे में चारों ओर देखता है और अपने बेटे से कहता है, वाह बेटा, तुमने तो पूरा कमरा दीपक की रोशनी से भर दिया है। सचमुच बहुत समझदार हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी समझदारी से काम लोगे। कमरे का कोई भी कोना रोशनी से खाली नहीं है। तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। धन्यवाद पिताजी, ये लीजिए बाकी बचे हुए पैसे। मैंने आधे से भी कम पैसों में दिए, बाती और तेल सब खरीद लिए थे। ये कहकर वो धनीराम को बाकी के पैसे लौटा देता है। धनीराम उसकी सूझबूझ और समझदारी देखकर बहुत प्रभावित होता है और बाकी दोनों बेटों को भी वही बेवकूफ कहता है। मैंने तुम तीनों को एक समान पैसे दिए और एक ही शर्त रखी, पर तुम दोनों ने
केवल पैसे का उपयोग किया, अपनी बुद्धि का नहीं, और इसलिए इतने सारे पैसे लगाकर भी अपने कमरे को भर नहीं पाए, जबकि तुम्हारे छोटे भाई ने आधे से भी कम पैसे खर्च करके अपने कमरे को रोशनी से भर दिया। इसे कहते हैं समझदारी, जो कि व्यापार चलाने के लिए बहुत जरूरी है। मैं देखना चाहता था कि तुम तीनों में से कौन सबसे ज्यादा समझदार बुद्धिमान है। इसके लिए मैंने तुम तीनों से परीक्षा ली थी और आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। आरव इस परीक्षा में अव्वल आया है क्योंकि उसने न केवल अपनी सूझबूझ से अपने कमरे को भरने की शर्त पूरी की, बल्कि ढेर सारा पैसा बचाकर अपनी अक्लमंदी का सबूत भी दिया है। यही नहीं, जहाँ तुम दोनों सिर्फ शर्त पूरी करने में लगे थे, वही इसने शर्त के साथ साथ दुकान की जिम्मेदारी भी पूरी तरह निभाई। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अपने दुकान की सारी जिम्मेदारी इसके हाथों में सौंप दूंगा। ये कहकर धनीराम अपने दुकान की चाबियों के गुच्छे को छोटे बेटे के हाथ में रख देता है और उसके दोनों बड़े बेटे भी उसके फैसले से सहमत होते हैं। और धनीराम का एक बेटा कहता है, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है पिताजी। हम आरव को दुकान के कामों में हाथ बटाएंगे और खुद भी समझदार बनने की कोशिश करेंगे। पिताजी, आपके आशीर्वाद से हम तीनों भाई मिलकर काम करेंगे और आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं उसे जी जान से निभाने की कोशिश करूंगा। अगले दिन से छोटा बेटा दुकान के सारे हिसाब किताब देखता है और उसके दोनों बड़े भाई बाकी कामों में उसका हाथ बटाते हैं। अब धनीराम को दुनियादारी से मुक्ति मिल गई थी, इसीलिए वो तीर्थ यात्रा करने चला जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि का सही उपयोग करके हम जीवन में सफल हो सकते हैं। सूझबूझ और समझदारी हमेशा काम आती है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।